नमस्कार साथियों, आप सभी का काबिल एजुकेशन पे मैं बीरम बाबल स्वागत करता हूं। आज फिर अपन मिल रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिनका विश्लेषण किया जाएगा। सारे प्रश्न जो है पिछली भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं है। तो चलते अपन पहले प्रश्न की ओर। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी होमो इरेक्टस जो एक जाति है पाषाण काल की मनुष्य की, उसका जो कपाल है वो कहाँ पे पाया गया है? तो सबसे पहला आता है नर्मदा घाटी में हथनोरा, जो एमपी में है। नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागौर और बेलन घाटी में बांस घाट जो यूपी में है। तो इनमें से जो है नर्मदा घाटी में हथनोरा जो जगह है, यहाँ पे होमो इरेक्टस का कंकाल पाया गया है और इसके साथ ही साथ यह हाथी का भी एक अवशेष मिला है। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगातार देखते जा रहे हो तो इसको साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे प्रश्न आता है अपने, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी ये एक जो पुरानी किताब है जो समुद्र में का यात्रा का वर्णन है। एरिथ्रियन सी में यात्रा का वर्णन है। पेरिप्लस का मतलब यात्री, ऑफ एरिथ्रियन सी यानी समुद्र की यात्रा। तो इसमें दक्षिण में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है। वो बाजार कौन कौन से है? प्रतिष्ठान और तगर, नासिक और जुन्नर, कल्याण और कन्हेरी, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। तो इनमें से दो कौन से ऐसे शहर है, अंतर्राज्यीय बाजार हैं, जिनका वर्णन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हुआ है? तो साथियों इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतिष्ठान और तगर, यानी ए वाला। ये जो है दो दक्षिणतम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। पेरिप्लस से और क्या पता चलता है अपने को? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से पता चलता है कि प्रतिष्ठान से 4 पहिया वाली गाड़ी, यानी ये जो 4 पहियों वाली गाड़ी है ये कहाँ से मिली है? ये है अपने को प्रतिष्ठान से मिली है। इसके अलावा जो है प्रतिष्ठान से क्या मिला है? मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, हाथी दांत और शंख की वस्तुएं भी मिली है, माला की गुर्रियाँ, ऐसी माला की जो है गुर्रियाँ भी मिली है। इसके अलावा मकानों के खंडेर आदि की जो खुदाई की गई है वो कहाँ से की गई है? प्रतिष्ठान, जो एक महाराष्ट्र में जगह है। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आता है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में है? कच्छ कहाँ है साथियों? कच्छ है गुजरात में। तो कौन से ऐसी स्थल है जो कच्छ में है, गुजरात में है? जैसे देसलपुर है, धोलावीरा है, लोथल है और रोजदी है। ये 4 जगह दी गई है, देसलपुर, धोलावीरा, लोथल और रोजदी। इनमें से अपने को बताना क्या है? इनमें से ये बताना है कि कौन से स्थल है जो कच्छ में है। 1 और 2 यानी देसलपुर और धोलावीरा, 1, 2, 3 यानी देसलपुर, धोलावीरा और लोथल। सी में है 3 और 4 यानी लोथल और रोजदी, और डी में चारों ही है। तो इसमें आंसर सही क्या होगा? इसमें जो है सही आंसर होगा अपना 1 और 2, यानी देसलपुर जो है और धोलावीरा, जो धोलावीरा का मैंने बताया था आपको त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो धोलावीरा में थी। इसके अलावा धोलावीरा से क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? स्टेडियम के अलावा इसमें 10 अक्षरों वाली लिपि के संकेत भी मिले, यानी सूचना पट भी मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। लोथल का आपको पता है, ये गोदीवाड़ा डॉक यार्ड मिला है। रोजदी जो है ये अपने पाकिस्तान में है। तो इन स्थानों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न में क्या है?
निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? यानी ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो फलक संस्कृति कौन सी है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति या मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति और हड़प्पा कालीन संस्कृति। तो जो है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है वो क्या है? वो अपने फलक संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। तो ये आ गई फलक संस्कृति। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न आता है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाई से जो है क्या मिला है? ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और रोपड़, इनमें से जो है कालीबंगा जो अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में पाया जाता है, वहाँ पे क्या मिला है? ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भी कालीबंगा का जो है क्या क्या अपने को मिला है? कालीबंगा से ग्रिड पद्धति में कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक हराइयों में चने बोते थे और दूसरी में सरसों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नालियाँ नहीं मिली है, नालियाँ जो मिली है वो इस प्रकार से लकड़ी है, उसको कुरेद के लकड़ी के लट्ठे में से पानी गुजारा जाता था। तो इस प्रकार की नालियों के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा यहाँ जो है मकान कच्ची ईंटों से बनते थे, जबकि फरस की जो ईंटें मिली है वो फरस की ईंटें इस प्रकार से वर्तों को काटते हुए चित्रांकन के द्वारा बनी मिली है, जिससे पता लगता है इसकी कोई न कोई धार्मिक मान्यता रही होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित थे? किस रूप में? प्रजापति के रूप में कौन से है जो वर्णित थे? कौन कौन से है? मत्स्य है, वराह है, वामन है और नरसिंह है। तो इनमें से जो है वराह और नरसिंह, ये जो है इनको क्या मानते थे? प्रजापति के रूप में वर्णित मानते। किसको? वराह और नरसिंह को। ये जो 10 अवतार है उनमें से दोनों अवतारों को प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। किस किस को? वराह और नरसिंह को। आगे बढ़ते हैं। शूल यज्ञ जो है किसके लिए किया जाता था? यानी शूल यज्ञ है विष्णु के लिए किया जाता था या इंद्र के लिए या रुद्र या वरुण? तो शूल यज्ञ जो है रुद्र के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? रुद्र के लिए किया जाता था। और इसका जो विस्तृत वर्णन है वो किस में मिलता है? अपने को गृह सूत्र में मिलता है। और ये जो है किसके देवता थे? रुद्र है। देवताओं को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती थी? इस शूल यज्ञ में बेल की बलि दी जाती थी। किसकी? बेल की बलि दी जाती थी इसमें रुद्र को खुश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आता है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देखो सभी स्मृतियां हैं, उनमें जो है क्या है, कुछ न कुछ विशेष बातें दी गई है। लेकिन देवल स्मृति जो है इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो भी हिंदू है इनको बलात् इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, मुसलमान बना दिया गया था, वो वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो वो कौन सी स्मृति में है? देवल स्मृति में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियाँ हैं
वो किस काल की थी? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोहे काल। तो ये जो लोहे काल है, इस लोहे काल की थी। लोहे काल जो है दक्षिणी भारत में कब से माना जाता है? 1000 BC पूर्व से इसको माना जाता है। और उसी समय की ये जो है महापाषाणिक समाधियाँ हैं। महापाषाणिक समाधियों के बारे में आपको बताया था कि 8 प्रकार की महापाषाणिक समाधियाँ हैं, जो शव के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी जाती थी, जिनको महापाषाणिक समाधियाँ कहते हैं। इसके बाद अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी? यानी जो वैदिक मंत्र है, उन वैदिक मंत्रों की रचना कौन सी विदुषी ने की थी? तो साथियों, इसमें जैसे गार्गी है, विश्ववारा और घोषा है, मैत्रेयी है और जाबाला है। इनमें से जो है वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली जो थी, वो थी विश्ववारा और घोषा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। विश्ववारा और घोषा है, इसने वैदिक मंत्रों की इन दोनों ने रचना की थी। और ऋग्वेदिक काल में कन्या को जो है पुत्र जैसा ही शिक्षण दिया जाता था। यानी क्या मतलब है? शिक्षा का स्तर स्त्रियों का वैदिक काल में भी अच्छा था। शिक्षा का जो स्तर है वैदिक काल में अच्छा था, क्योंकि विश्ववारा और घोषा जैसी विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचनाएं की थी। इसके अलावा कन्याओं का जो है उपनयन संस्कार भी उस समय किया जाता था, जिसमें कन्या शिक्षा के लिए तैयार होती थी। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन किया जाता था और दार्शनिक ज्ञान भी उनको दिया जाता था। तो ये जो है शिक्षा के स्तर थे। इसके अलावा कौन कौन सी हुई थी? जैसे घोषा तो है ही, विश्ववारा है ही, इसके अलावा जो है लोपामुद्रा, साध्वी, अपाला, इंद्राणी, सिक्ता, ये भी विदुषी महिलाएं इस समय थी। और उनको जो नाम दिया जाता था, ऋषि दिया जाता था। ऋग्वेद में महिलाओं को, जो ज्ञानी महिलाएं, विदुषी महिलाएं होती थी, उनको ऋषि कहा जाता था। तो साथियों, आज के प्रश्नों का अपन यही समापन करते हैं। और ये जो है प्रश्न कैसे लगे, इनके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।